So today we are starting with crystal field theory. Crystal field theory, CFT. This is topic from coordination compound chapter. ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है बेटा? जनरली जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना, वो मान के चलती थी कि कभी भी मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. Beta, this is a part of unit 1 only, the same unit we were doing yesterday. Okay. The valence band theory consider the bonding between metal ion and ligand to be purely covalent. ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी अगर आपको ध्यान हो तो वो क्या मान के चलती थी कि कभी भी मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है. लेकिन सीएफटी जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इससे कॉन्ट्ररी क्या मान के चलती है कि सीएफटी तो पूरी की पूरी ही इस assumption पे बेस्ड है. सीएफटी इज बेस्ड ऑन द assumption कि जो आपका बॉन्ड बनेगा ना वो आयनिक है, is based on the assumption that metal ion and ligand act as point charges. चार्ज होते हैं लिगेंड्स भी और मेटल आयन भी, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली आयनिक बनता है. एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम is purely ionic or electrostatic, whatever you wish to write. ठीक है, तो एक तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में और वैलेंस बैंड थ्योरी में ये फर्क है. तो अब ये कहता है कि जैसे इन केस ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स, आपके पास कोई भी नेगेटिव लिगेंड है, इन केस ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स कौन से होते थे? जिसपे आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, एनायन जो होगा आपका, एनायन सच एज Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ये सब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे ना बेटा, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो आयन आयन इंटरेक्शन होगी. द इंटरेक्शन बिटवीन them and metal ion is ion ion interaction. ये हमने क्यों बोला? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो आपका मेटल आयन है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है. इसका मतलब वो क्या है? केटायन है आपका, आयन है पॉजिटिवली चार्ज, केटायन. देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया भी है मेटल के ऊपर चार्ज. और लिगेंड जो है बेटा वो आपका क्या है कि कोई भी एनायन है जिसके पास लोन पेयर या एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वो एज एनायन है. अगर नेगेटिव चार्ज और एनायन मींस एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो आपस में बॉन्ड बन रहा है उसको हम आयन आयन इंटरेक्शन बोल रहे हैं. आयन इसीलिए एक पॉजिटिव आयन है आपके पास, मेटल आयन जो है वो पॉजिटिव आयन रहेगा, और जो लिगेंड है आपका वो आपका नेगेटिव आयन रहेगा. तो दो आयंस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो इसलिए हम इन्हें आयन आयन इंटरेक्शन बोलते हैं. अब ये कहता है कि ये था केस जब लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मींस आपका जो लिगेंड है वो एनायन है,
अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल होगा तो क्या होगा? इफ द लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, अगर जो आपका लिगेंड न्यूट्रल है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो NH3 होता है आपका, H2O होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, ये सब आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। तो ये मेटल के साथ कैसा बॉन्ड बनाएंगे? उस केस में क्या कहता है कि जो आपकी द इंटरेक्शन विल बी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है बेटा? आपका जो मेटल आयन है वो आपको पता है कि कैटायन है और स्मॉलर साइज का कैटायन है। स्मॉलर साइज का कैटायन आपका एक साथ में न्यूट्रल लिगेंड पड़ा था, ये आपका लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखा रही मैं, न्यूट्रल है। अब ये क्या करेगा, लेकिन जो भी आपका लिगेंड है उसके सेंटर में न्यूक्लियस भी होगा ऑब्वियसली, और इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो क्योंकि ये छोटे साइज का कैटायन है तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा कैटायन की तरफ पुल हो जाएंगे। इस बात को हम पोलराइजेशन भी बोलते हैं कि आपका जो लिगेंड था वो न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही छोटे साइज का कैटायन उसके कांटेक्ट में आया तो उसने क्या किया, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से अब आपके लिगेंड में पोल क्रिएट हो गए। एक साइड पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस थोड़ा अपोजिट साइड चला गया, क्योंकि इधर छोटे साइज का जो कैटायन था उस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो वो नेगेटिव को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को, और पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। तो न्यूट्रल लिगेंड में ये जो पोल क्रिएट हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव, इस चीज को हम पोलराइजेशन भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास मेटल आयन था, कैटायन था, लेकिन लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था। उसमें दो पोल, डाइपोल क्रिएट हुए कैटायन के कांटेक्ट में आने की वजह से, और अब वो पोलर हो गया, डाइपोल बन गया, दो पोल्स बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बीच में अब जो ये बॉन्डिंग होगी होगी तो अभी भी आयनिक, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है लिगेंड का। लेकिन ये इंटरेक्शन कैसी हो गई कि पहले से जो आपका लिगेंड था उस पे एनायन नहीं था, नेगेटिव चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था, लेकिन अब उसमें डाइपोल क्रिएट हुआ है। तो जो बॉन्ड बन रहा है वो अब आयन और डाइपोल के बीच में बन रहा है। तो जब कैटायन और आपका लिगेंड, मेटल तो हमेशा ही कैटायन है, लिगेंड अगर आपका एनायन है तो जो बॉन्ड बनता है वो इंटरेक्शंस होती हैं आपकी आयन और आयन के बीच में, आयन आयन इंटरेक्शन। अगर आपका जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है तो कैटायन तो फिर वही है बेटा कि उस पे पॉजिटिव चार्ज है मेटल आयन के ऊपर। लिगेंड अगर इस बार आपका न्यूट्रल हो जाता है तो मेटल आयन उसके भी अंदर क्रिएट करेगा पोल्स, डाइपोल बना देगा उसको, और अब जो इंटरेक्शन होंगी वो आपकी होंगी आयन, आयन यहाँ पे कैटायन है, लिगेंड में डाइपोल क्रिएट हो गया है, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। जैसे अगर हम बात करते हैं CO कोबाल्ट लिया, F6 3 नेगेटिव की, तो देखिए कोबाल्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें जो आपके आयंस हैं, एक तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है और दूसरा आप ले रहे हो F नेगेटिव आयंस, तो दोनों पे चार्ज है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग हुई होगी, आयन आयन के बीच में आयन आयन इंटरेक्शंस हुई होंगी। अगर यही यहाँ पे मैं कोबाल्ट के साथ न्यूट्रल लिगेंड ले लूं, NH3 3 पॉजिटिव, तो कोबाल्ट पे तो वही है बेटा, +3 चार्ज है,
ठीक है, लेकिन NH3 में क्या है, वो न्यूट्रल लिगेंड है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अब उसमें नेगेटिव पोल क्रिएट होगा, नेगेटिव पोल डाइपोल क्रिएट होगा मेटल आयन के कांटेक्ट में आने की वजह से, और फिर जो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी वो आपकी होगी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इज क्रिएटेड इन NH3, ठीक है। नेगेटिव पोल जो होगा इसका, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वही होगा नेगेटिव पोल ऑफ NH3 वुड बी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास फिर भी लोन पेयर होता है। इसमें नेगेटिव चार्ज जो आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वो आएगा आपका नाइट्रोजन एटम के ऊपर, ठीक है, वो रहेगा। तो CFT का मेन पॉइंट्स क्या है, एक बार अगर मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके अगर हम इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स डिस्कस करें कि क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं, तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि CFT जो है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, दैट कंसीडर्स द बॉन्ड टू बी आयनिक। पहला पॉइंट तो ये कहता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा, arising purely from electrostatic interactions between the metal ion and the ligand। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो बॉन्ड बनता है बेटा आपका मेटल और लिगेंड के बीच में, वो आयनिक बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती हैं मेटल और लिगेंड के बीच में। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो इट लिगेंड है, इट ट्रीट लिगेंड एज अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये हमेशा लिगेंड को ये मान के चलता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर वो न्यूट्रल भी है तो उसमें पोल क्रिएट हो गए, और पोल क्रिएट होने की वजह से उसमें एक साइड नेगेटिव चार्ज आ गया। जब नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो इसमें इट ट्रीट लिगेंड एज अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कंसीडर करके चलता है ये। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, the arrangement of ligands, ठीक है, जो अरेंजमेंट होगी आपकी लिगेंड्स की अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, अराउंड द सेंट्रल metal ion is such that the repulsion between these negative points are minimum। अब ये कहता है कि ये तो आपको पता लग गया कि लिगेंड जो है आपके, वो ये कंसीडर करके चल रहा है सब पे नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो पहले से एनायन है, अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें भी हमने पोल क्रिएट कर दिया और एक साइड उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये कहता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, उसके चारों तरफ जो है लिगेंड्स इस तरह से अरेंज हो, उनको इतने डिस्टेंस पे आप अरेंज कर दो कि उनके बीच में जो रिपल्शन हो वो मिनिमम हो। क्योंकि देखिए जब सारे लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करना शुरू कर देगा, तो इसलिए लिगेंड्स की अरेंजमेंट जो होती है सेंट्रल मेटल के चारों तरफ, वो इस तरह से की जाती है कि रिपल्शन जो होगी नेगेटिव लिगेंड्स के बीच में वो मिनिमम रहे, मतलब आप उनको जितना डिस्टेंट अपार्ट रख सकते हैं, मैक्सिमम दूरी पे रख सकते हैं, उनको उस तरह से आप रखिए। अब ये कहता है कि इट कंसीडर the effect of the ligands
on the relative energies of d orbitals of the metal ion according to this theory, a free transition metal ion has all the 5 d orbitals of equal energy. इक्वल एनर्जी का मतलब हम उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं. दैट इज दे आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स. देखिए इस पॉइंट में ये आपको क्या कहता है कि ये कहता है कि जो आपका लीगेंड है, द इफेक्ट ऑफ लीगेंड ऑन द रिलेटिव एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, लीगेंड्स का डी ऑर्बिटल की एनर्जी पे इफेक्ट आएगा ही आएगा. जब भी आपको ये पता है, पहली चीज तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें जनरली वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं. उनमें क्या होता है बेटा, उनमें उनके डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन, उनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. डी ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड विद इलेक्ट्रॉन्स. अब वो इलेक्ट्रॉन 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जनरली. तो ये कहता है कि जैसे ही लीगेंड जो है वो अप्रोच करेगा मेटल आयन को, तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल आपके 5 होते हैं, आपको ध्यान हो तो, और उन सब की शुरू में एनर्जी सेम होती है. उनमें से एक का नाम है dxy, दूसरा है dyz, तीसरा है dzx, चौथा है dx²y² और लास्ट है dz². तो ये कहता है कि जब आपका ट्रांजिशन मेटल आयन फ्री स्टेट में होता है, मतलब उसको कोई लीगेंड अप्रोच नहीं कर रहा, वो अपना चुपचाप बैठा है, तो उसके पास क्या होता है, जो भी उसके 5d ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उन सब की एनर्जी सेम होती है. तो देखिए मैंने सेम लेवल पे दिखाए हैं. अब ये कहता है लेकिन जैसे ही सेंट्रल मेटल आयन के पास लीगेंड्स आएंगे, अब मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एजम्पशन है कि हमने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए. अब ये कहता है कि दिस डीजनरेसी, मतलब सेम एनर्जी जो है वो कब तक मेंटेन रहेगी. This degeneracy is maintained if the negative charge का मतलब ligand, if the negative charge, ब्रैकेट में मैं लिख भी देती हूँ, ligands present around central metal atom, सेंट्रल मेटल आयन ही लिख लेते हैं क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है, फॉर्म स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड. इसका मतलब ये कहता है बेटा कि अगर आपका जो मेटल आयन है पॉजिटिवली चार्ज, उसको जो लीगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, अगर वो लीगेंड्स इस तरह से अप्रोच करें कि स्फेरिकली शेप में, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वी डिस्टेंट हो जाएंगे. एक लीगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है आपका, एक अगर यहां से कर रहा है, एक अगर यहां से कर रहा है, एक हमने मान लिया यहां से कर रहा है, एक हमने मान लिया यहां से, एक यहां से. तो ये सारे जो हैं सेंट्रल मेटल आयन को इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है,
तो उस केस में ये कहता है कि आपकी डीजेनरेसी जो है वो मेंटेन्ड रहेगी, मतलब डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहेगी। दिस डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड, सेम एनर्जी जो है वो कब तक मेंटेन रहेगी, जब तक कि जो आपके नेगेटिवली चार्ज लीगेंड्स हैं सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, वो स्फेरिकली अप्रोच कर रहे हैं मेटल आयन को सिमेट्रिकली, कि ऐसा नहीं है एक कोई ज्यादा दूरी पे है एक कम दूरी पे है, सारे इक्वल दूरी पे हैं, स्फेरिकली अप्रोच कर रहे हैं मेटल आयन को। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी भी होता नहीं है। However, if the ligands involved इन द कॉम्प्लेक्स, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना आपका ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें जो आपके लीगेंड्स हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिकली नहीं करते। हाउएवर इफ द लीगेंड्स इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, द फील्ड नो लॉन्गर रिमेन्स सिमेट्रिकल, तो कभी भी फील्ड सिमेट्रिकल नहीं रहती। सो डीजेनरेसी इज स्प्लिट, और जो आपकी सेम एनर्जी वाली बात होती है ना वो खत्म हो जाती है, डीजेनरेसी गेट्स स्प्लिट, वो खत्म हो जाएगी। अभी ये मैं आपको अच्छे से ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में समझाऊंगी भी। देखिए इसमें ये कह रहा है कि आपका शुरू में जो डी ऑर्बिटल थे, जब आपका मेटल आयन फ्री स्टेट में था, तो जो आपके 5d ऑर्बिटल हैं, ये ग्रीन कलर से जो सर्कल्स दिखाए हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इन सब की एनर्जी सेम थी, सेम लेवल पे दिखाई। अब जैसे ही ये लिगेंड्स जो हैं, ये लिगेंड आएंगे सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ स्फेरिकली, आपका ये मेटल है और इसको अगर लिगेंड्स जो हैं वो स्फेरिकली अप्रोच कर रहे हैं, मींस सेम डिस्टेंस से अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अब भी एनर्जी बढ़ेगी। तो वो एनर्जी क्यों बढ़ी होगी बेटा, क्योंकि मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेटल आयन डी ऑर्बिटल्स, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उधर से लीगेंड क्या है, लीगेंड तो आप कह रहे हो कि नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब उसके पास क्या है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ही लीगेंड उनको अप्रोच करता है उसके पास भी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होनी शुरू हो जाती है। इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड इंक्रीजेस, जो आपकी डी ऑर्बिटल की एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन सबकी एनर्जी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी, पांचों की सेम अमाउंट में इंक्रीज हुई है, ऐसा नहीं किसी की ज्यादा हो गई किसी की कम हो गई। अब आगे जो है इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो स्प्लिट भी होगी। ये जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में किस तरह से स्प्लिट होती है, दो सेट बनते हैं T2G और EG। ये मैं आपको कल के लेक्चर में बहुत डिटेल में कराऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, ये स्प्लिट क्यों हुई इस तरह से। तो अभी तक के लिए जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग ये है कि आपका जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो ये मान के चलता है, पहला पॉइंट तो कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो आयनिक होती है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एज अ कैटायन बिहेव करता है, लीगेंड पे नेगेटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आया था कि ये कहता था कि जो लीगेंड्स हैं वो हम उनको नेगेटिव चार्ज का कंसीडर करके चल रहे हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एक दूसरे से इतना डिस्टेंट अपार्ट हैं कि उनके बीच में रिपल्शंस जो हैं वो मिनिमम है। ये हमने सेकंड पॉइंट बोला।
कि मेटल आयन के जो चारों तरफ लिगेंड्स अरेंज हैं वो इस तरह से अरेंज हैं कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम होगी, मींस आप उनको जितना मैक्सिमम दूरी पे एक दूसरे से रख सकते हैं आप रखिए। फिर उसके बाद ये कहता है कि अगर जो लिगेंड है वो मेटल आयन को स्फेरिकली शेप में अप्रोच करते हैं सिमेट्रिकली, तो जो है डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो सही, लेकिन इक्वल अमाउंट में बढ़ेगी, तो वो डीजनरेट रहेंगे अभी भी। डीजनरेट का मतलब उनकी सेम एनर्जी रहेगी, डीजनरेसी इज मेंटेन्ड। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी होता नहीं है कि लिगेंड्स जो हैं वो स्फेरिकल शेप में आके मेटल आयन को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे ही वो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उनकी डीजनरेसी जो है, सेम एनर्जी जो है वो स्प्लिट हो जाती है। अब हम कल से करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल के केस में डीजनरेसी कैसे स्प्लिट होती है और टेट्राहेड्रल के केस में कैसे स्प्लिट होती है। इस चीज को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो कि हम कल डिटेल में करने वाले हैं।